Hello and very warm welcome everyone. Today we will cover the second chapter of 11th class English book Hornbill, and the chapter is We are not afraid to die if we can all be together, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। ये जो सेंटेंस है, जो चैप्टर का नाम है, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, लिटिल जॉनथन। जॉनथन नाम का एक छोटा सा लड़का है जिसने ये शब्द कहे हैं कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है। आइए इसका परिचय प्राप्त करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज एन एडवेंचरस ऑर्डील दैट अ फैमिली एक्सपीरियंसेस। ये जो चैप्टर है वो एक परिवार के अत्यधिक साहस, संघर्ष और धैर्य की कहानी है, जो कि एक बहुत ही भयानक तूफान में फंस जाता है और किस प्रकार से अत्यधिक हिम्मत के साथ, टीम स्पिरिट के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ परिवार का एक एक सदस्य इस भयानक तूफान का सामना करता है और इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलता है। This is a story of an exemplary courage and fighting spirit of a family who caught in a war, and the war was with waves and water. So in July 1976, the narrator set sail from England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years ago by Captain James Cook. So 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की थी। उसी यात्रा को कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, दोबारा से उसी रूट पर जाकर के पूरे विश्व की यात्रा करने के लिए हमारे इस पाठ के जो नैरेटर हैं, जो स्टोरी टेलर हैं, जो लेखक हैं, यानी कि कैप्टन गॉर्डन कुक, उन्होंने भी एक समुद्री यात्रा आरंभ की, जो कि 1976 में स्टार्ट हुई, जुलाई के महीने में। सो द नैरेटर मीन्स स्टोरी टेलर, जो कहानीकार होता है, जो कहानी सुनाता है। हियर नैरेटर इज द कैप्टन गॉर्डन कुक, इज द राइटर ऑफ द चैप्टर। सेट सेल मीन्स टू स्टार्ट अ सी वॉयज, समुद्री यात्रा शुरू करने को कहते हैं सेट सेल। एंड VOYAGE वॉयज मीन्स अ लॉन्ग सी जर्नी, एक बहुत लंबी सी जो समुद्री यात्रा होती है, दैट इज कॉल्ड वॉयज। ऑन January 2nd, जाइगेंटिक वेव्स शुक द डेक एंड ब्रोक ओवर द शिप। जब उन्होंने अपनी यात्रा इंग्लैंड के प्लाईमाउथ शहर से स्टार्ट करी, यात्रा आरंभ करने के बाद 2 जनवरी को बहुत ही बड़ी बड़ी जो लहरें थी समुद्र में उठी और उन्होंने उनके पूरे डेक को, यानी फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप, जहाज का जो सामने का जो डेक होता है, हिस्सा होता है, उसका जो फर्श होता है, उसको हिला दिया। यानी लहरें इतनी शक्तिशाली थी, इतनी ताकतवर थी कि पूरा जो डेक था जहाज का वो हिल गया और पानी जो था वो पूरे जहाज के ऊपर फैल गया। They had survived for 15 hours, but it was quite difficult to reach Australia. वो लोग लगभग 15 घंटे तक संघर्ष करते रहे और ऑस्ट्रेलिया पहुंचना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। बट दे कंटिन्यू फाइटिंग विद द स्टॉर्म, लेकिन उन्होंने तूफ़ान के साथ अपने ही संघर्ष को जारी रखा, वो लड़ते रहे और अंत में 6 PM में, शाम के 6 बजे, January 6 को, यानी 6 जनवरी शाम को 6 बजे, वो लोग एक छोटे से आइलैंड, एक छोटे से द्वीप टापू जिसका नाम था एम्स्टर्डम, वहाँ पहुँचने में सफल हो गए। दे एंकर्ड ऑफ शोर, मतलब उस टापू में पहुँच करके उन्होंने अपना जहाज को रोक दिया। एंड वहाँ के जब वो उस टाइनी आइलैंड में पहुँचे, उस छोटे से द्वीप में वो पहुँचे, तो वहाँ पर केवल 28 लोग रहते थे। वो 28 के 28 लोग जो थे उनको मिलने आए। दे वेलकम दैम, दे चीयर्ड दैम, उन्होंने हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत किया। इनहेबिटेंट्स मीन्स रेजिडेंट, निवासी, वहाँ के रहने वाले। दिस इज द रूट, कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जिस रूट से समुद्री यात्रा की थी पूरे विश्व की,
ये वही रूट है जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, और इसी रूट को फॉलो किया था आज की इस स्टोरी के जो कैप्टन है, यानी कैप्टन गॉर्डन कुक ने। एंड दिस इज़ द कटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम। ये उस समय के न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जब गॉर्डन कुक और उसकी फैमिली ने ये यात्रा अपनी कंप्लीट करके जब वो वापस आए तो उस समय की जो न्यूज़पेपर था उसमें ये हेडलाइन छपी थी, अमेजिंग टेल ऑफ फैमिली हु कॉपीड कुक्स ग्रेट वॉयज, यानी एक परिवार की आश्चर्यजनक कहानी जिन्होंने की कैप्टन जेम्स कुक की एक महान यात्रा को कॉपी किया था। तो ये उस समय के चित्र हैं और उनकी कटिंग है ये। आइए इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। कैरेक्टर्स यानी इसके जो मुख्य पात्र हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज नैरेटर। नैरेटर मीन्स कहानीकार, जो कहानी सुनाने वाला होता है वो है कैप्टन गॉर्डन कुक, जो कि 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन थे, 37 वर्ष के थे, एक बिजनेसमैन थे। और उनकी वाइफ मेरी, उनकी बेटी जिसका नाम था सुज़ैन जो 7 वर्ष की थी, और उनका बेटा जॉनथन जो कि 6 वर्ष का था। ये 4 मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स। और इन चारों के अलावा उनके शिप में 2 क्रूमैन थे जो कर्मी दल थे, उनकी शिप में काम करने वाले। वो उनमें से एक थे अमेरिकन जिसका नाम था लैरी विजल, एंड सेकेंड क्रू मेंबर वॉज स्विस जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था और जिसका नाम था हर्ब सीगलर। तो ये सभी जो थे, दोनों के दोनों जो थे वो एक्सपर्ट थे इस सी वॉयज के लिए। सो वेव वॉकर, दिस इज द नेम ऑफ देयर शिप। दे नेम्ड देयर शिप वेव वॉकर। उन्होंने अपने जहाज का नाम रखा था वेव वॉकर। वेव कहते हैं लहर को, वॉक माने चलना, वॉकर माने चलने वाला, लहरों पर चलने वाला। तो उन्होंने अपने जहाज को नाम दिया था वेव वॉकर और कई सालों से उसको बनवाया था प्रोफेशनली। द वेव वॉकर वॉज प्रोफेशनली बिल्ट। इट वॉज बिल्ट बाय एक्सपर्ट्स इस फील्ड के, यानी कि जहाज बनाने के लिए जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा उन्होंने अपने जहाज का निर्माण करवाया था। और उनकी जो वेव वॉकर थी, इट वॉज 23 मीटर 23 मीटर लंबी थी और 30 टन की थी। लगभग उसका वेट जो था वो 30 टन था। और ये वुडन हल्ड ब्यूटी थी, यानी जो ये इसे कहते हैं हल्ड, ये आगे का इस तरह का जो पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड हल्ड। तो ये लकड़ी का बना था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था ये जहाज इनका। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। प्रोफेशनली बिल्ट मीन्स इट वॉज बिल्ट बाय एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट लोगों ने इसको बनाया था बहुत ही ध्यान से। और हियर यू कैन सी द शिप। शिप के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो आपको ट्रायंगुलर जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ कॉल्ड द जिब। स्टॉर्म जिब इसको कहा जाता है, पाल जिसको कहते हैं, विच कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द शिप। स्पीड जो शिप की, जहाज की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया जाता है। एंड ये है आपका मेन मास्ट होता है, जो मुख्य जो उसका पोल होता है शिप का, ये होता है मेन मास्ट। और ये होता है मेन सेल, ये जो पतवार पाल होता है इसको कहते हैं। और ये जो हिस्सा है इट इज़ कॉल्ड बूम। जो उसका बैक साइड होता है शिप का उसको बोलते हैं स्टर्न, STERN। और नीचे का जो तले में जो एक स्टील की और वुडन की एक प्लेट लगी होती है दैट इज़ कॉल्ड कील। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं हल। और बीच का जो हिस्सा होता है फ्रंट साइड का उसको कहते हैं डेक। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिसका जिक्र इस चैप्टर में हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है, इससे आप आसानी से इसको समझ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इस टाइटल के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके उनके आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं, जान लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। कैप्टन जो था शिप का, उन्होंने कुछ स्टेप्स, कुछ कदम उठाए थे टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन। जब रफ वेदर, जब मौसम बिगड़ जाता है, भयानक मौसम स्टार्ट होता है यानी तूफान स्टार्ट होता है, तो कैप्टन ने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाज की रक्षा करने के लिए
कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से कदम उठाए थे, उसकी लिस्ट बनाइए, उसकी एक सूची बनाइए। तो आइए देखते हैं कैप्टन ने क्या क्या किया था। आंसर इज कैप्टन ड्रॉप्ड डाउन द स्टॉर्म जिब इन ऑर्डर टू लोअर द स्पीड ऑफ द बोट। सबसे पहले कैप्टन ने क्या किया कि बोट की स्पीड को कम करने के लिए, जो शिप था, टू लोअर मीन्स कम करना, टू लोअर द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड को, उसकी चाल को कम करने के लिए कैप्टन ने जो स्टॉर्म जिब थी, ये वाली जो स्टॉर्म जिब थी, उसको गिरा दिया। दूसरा क्या किया उन्होंने, लैस्ड द मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और मूरिंग रोप जो थी, जो मोटी रस्सियाँ थी जो लंगर के काम आती थी, शिप को जब कोस्टल एरिया में उसको बांधने के काम आती हैं, तो मूरिंग रोप्स को उन्होंने, लैश मीन्स होता है बांधना, शिप के पिछले वाले हिस्से से, स्टर्न से एक लूप, एक फंदे के माध्यम से आर पार करके उसको बहुत मजबूती से उसको बांधा। आफ्टर दैट व्हाट डिड दे डू, उसके बाद क्या किया उन्होंने, पुट ऑन लाइफ जैकेट्स, अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स उन्होंने पहन ली। जीवन रक्षक उनकी जो जैकेट्स थी उनको धारण कर लिया। पुट ऑन मीन्स पहनना। दे वोर देयर लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स, जो ऑयल स्किन्स थी यानी जो वाटर प्रूफ उनकी जो जैकेट्स थी उसको पहन लिया। एंड वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल, और उसके बाद उन्होंने ड्रिल किया, लाइफ राफ्ट ड्रिल, राफ्ट कहते हैं छोटी नौका। तो उन्होंने कुछ अभ्यास किया। किस चीज़ का अभ्यास किया कि इन केस दे नीड टू अबेंडन द वे वॉकर, यदि ऐसी स्थिति आती है कि उनको जहाज़ छोड़ना पड़े, तो बोट के माध्यम से, राफ्ट के माध्यम से, जो ओपन बोट्स होती हैं छोटी छोटी, जो जहाज़ में रखते हैं इमरजेंसी के लिए, कूद करके भागने के लिए, तैरने के काम में जो आती हैं, तो उसके माध्यम से भी उन्होंने अभ्यास किया। यदि हमको वेव वॉकर से भागना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स उन्होंने जहाज की रक्षा करने के लिए उठाए थे। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड बिफोर डिस्कसिंग द सेकेंड पार्ट, लेट्स सी द हैवी मूरिंग रोप्स। रोप्स क्या होता है, मूरिंग रोप किसे कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये मोटे मोटे जो रस्से होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मूरिंग रोप्स, जो कि बहुत मजबूती से जब जहाज बंदरगाह में रुकता है तब काम बांधने के काम आते हैं उसको लंगर में, और इमरजेंसी के टाइम भी उसको बांधने के काम में उपयोग किया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड मूरिंग रोप्स। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। अब क्या हुआ था, जब तूफान तेज आ गया था तो शिप में, जहाज में पानी भर गया था। तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, चेक मीन्स टू स्टॉप, तो पानी को जहाज में भरने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। टू सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग, द कैप्टन टूक अ कैनवस एंड स्ट्रेच्ड इट अक्रॉस द होल्स टू सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, which did not prove to be a bad idea as it deflected water sidewards। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जहाज में पानी भरे और जहाज डूबे, इससे पहले उन्होंने क्या किया, सिंकिंग माने होता है डूबना, टू सेव मीन्स बचाना, टू सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग, जहाज को डूबने से बचाने के लिए कैप्टन ने एक कैनवस लिया, थिक एंड रफ क्लोथ, एक मोटा सा रफ कपड़ा जो होता है, दैट इज कॉल्ड कैनवास, एंड स्ट्रेच्ड इट, और उस कपड़े को फैला दिया अच्छे से। कहाँ फैलाया, अक्रॉस द होल्स टू सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, जो भी गैपिंग होल्स बन गए थे, छेद बन गए थे, उनके चारों ओर उस कपड़े को अच्छे से फैला करके ठोक दिया, है ना, अच्छे से लगा दिया। और जो हैच, ये जिसको कहते हैं हैच, यानी कि जो फ्लोर में जो दरवाज़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड हैच, टू सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, उन्होंने वो कपड़े को फैलाया। विच डिड नॉट प्रूव टू बी बैड आइडिया, ये जो था आइडिया एक उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, उनके लिए बहुत मदद की इस आइडिया ने, क्योंकि इससे क्या हुआ कि पानी जो था वो डिफ्लेक्टेड माने डाइवर्टेड साइडवर्ड्स, शिप के
इधर किनारे किनारे पानी जो था वो डाइवर्ट हो गया, पानी जो था किनारे किनारे चला गया, तो पानी जो था वो शिप में भरा नहीं। द कैप्टन ऑल्सो कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पम्प टू एन आउट पाइप टू लोअर द वाटर लेवल। और कैप्टन ने एक इलेक्ट्रिक पंप को भी बाहर निकलने वाले पाइप से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि पानी जो था वो पंप करने के पश्चात पानी जो था वो बाहर निकलने लगा और पानी शिप में भरा नहीं रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। 4 और 5 जनवरी को जो वॉयजर्स थे, जो यात्री थे, यानी जितने भी उस शिप में 6 के 6 जो यात्री थे, उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन करो, यानी उनकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, हाउ वॉज देयर मेंटल कंडीशन एट दैट टाइम। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आफ्टर 36 hours of continuous pumping, the voyagers were relieved as they were left with few centimeters of water in the ship on January 4th. अब उन्होंने क्या किया था, 36 hours तक लगातार 36 घंटे लगातार उन्होंने पंपिंग की मतलब दे ट्राई टू पुट आउट द वाटर आउटसाइड थ्रू द पम्प्स। उन्होंने पंप के माध्यम से पानी को बाहर निकालने की कोशिश की और पानी जो था वो काफ़ी बाहर निकल भी गया। तो अब जो है शिप में कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा था और इसके कारण जो वॉयजर्स थे, जो समुद्री यात्री थे, उन्होंने बहुत ही रिलीफ महसूस किया, बहुत चैन उनको लगा, उनको अच्छा सा फील हुआ कि पानी जो है जहाज़ में नहीं भरा है, नहीं भरने पाया। द रफ वेदर वॉज डिबेटेड, और जो रफ वेदर था, जो ख़राब मौसम था, वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था। इट वॉज लेस, लोवर्ड लेस, ये थोड़ा सा कम हो गया था। एंड दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days, और 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था और उसके बाद लगभग 1.5 दिन के बाद उन्होंने अपना थोड़ा सा पहला खाना उन्होंने खाया। They were a bit relieved, however, this comfort did not last long as the weather was alarming again on January 5th. They were a bit relieved, उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था, जबकि ये जो उनका कंफर्ट था, जो उनको आराम फील हो रहा था थोड़ी देर के लिए, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो वेदर था, जो मौसम था, मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया। द वेदर वॉज अलार्मिंग अगेन ऑन जनवरी 5th, क्योंकि 5 जनवरी को जो मौसम था फिर से ख़राब होना शुरू हो गया। दिस डे brought along the fear of losing lives which enthralled the minds of voyagers with restlessness. अब उस दिन क्या हुआ, यानी 5 जनवरी को क्या हुआ, उनको अपना जीवन खोने का डर आ गया, यानी कि इतना भयानक तूफान आया, इतना ज़्यादा ऊंची लहरें थी, इतना ज़्यादा पानी फिर से बहने लगा कि उनको अपनी मौत जो थी वो सामने दिखाई देने लगी। They were accepting their approaching death. उनको लगा कि अब हमारी मौत निकट आ रही है, and they were ready to accept it, और वो मौत को स्वीकार करने के लिए भी तैयार थे। इस स्थिति ने उनके माइंड्स को, उनके दिमाग को पूरी तरह से इंथ्रॉल, पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था, हिला दिया था। With restlessness, वो लोग सबके सब बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे, यानी बच्चों से लेकर के बड़े तक सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसका 3rd क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शिफ्ट in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो जो घटनाएं हुई हैं उसको क्रमानुसार 3 भागों में बांटना है और हर एक भाग को एक एक टाइटल भी देना है, एक एक शीर्षक भी उसका देना है उसके अर्थ के अनुसार। We can divide the story into 3 sections. 3 सेक्शन में इस कहानी को हम बांटते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन, और वी कैन ऑल्सो से फर्स्ट लेग, सेकंड लेग एंड
थर्ड लेग, यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो आइए फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसे हमने टाइटल दिया है प्लेजेंट एंड पीसफुल बिगिनिंग। पहला चरण जो था उनका, पहला जो सेक्शन था वो बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही सुखद था। यानी जो उनके जर्नी के जो स्टार्टिंग थी, जो बिगिनिंग थी, वो बहुत ही आरामदायक थी, बहुत ही सुखद थी, बहुत ही शांतिपूर्ण थी। एवरीथिंग वेंट वेल, एवरीथिंग वॉज अकॉर्डिंग टू द प्लान। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ उनके प्लान के अनुसार हुआ। यानी कि द फर्स्ट सेक्शन ओपन्स ऑन अ चीयरफुल नोट। इट डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ अ ग्रेट वॉयज to duplicate the round-the-world voyage made 200 years ago by Captain James Cook। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, जैसा कि हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी देखा है कि ये जो सेक्शन था ये बहुत ही चीयरफुल नोट पर शुरू हुआ, ये वाला समय उनका। और इस समय उन लोगों ने अपनी तैयारी करी, अपनी यात्रा के लिए बहुत सारी तैयारी की। जो कैप्टन जेम्स गॉर्डन कुक थे और उनकी जो वाइफ थी मेरी, उन्होंने 16 साल तक, यानी 16 साल से वो अपनी समुद्री यात्रा के लिए अपने खाली समय में, वेन एवर दे गॉट टाइम, जब भी उन्हें समय मिलता था, वो लोग अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को, अपनी समुद्री यात्रा से संबंधित अपनी स्किल्स को जो है वो सीखते रहे, उनकी प्रैक्टिस करते रहे। और वो जो है कैप्टन जेम्स कुक की 200 साल पूर्व की गई यात्रा को डुप्लीकेट करना चाहते थे, उन्हीं की यात्रा को फिर से रिपीट करना चाहते थे। और जो यात्रा उन्होंने शुरू की वो जुलाई के महीने में स्टार्ट हुई 1976 में। कहाँ से शुरू हुई? प्लेमाउथ, इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्लेमाउथ शहर से ये स्टार्ट हुई उनकी यात्रा। एंड सेल्ड प्लेजेंटली टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और बड़ी ही सुखद तरीके से पश्चिमी अफ्रीका के ओर होते हुए वहाँ के केप टाउन की तरफ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। नाउ द सेकेंड सेक्शन इज नेम्ड एज एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। एनकाउंटर्ड मीन्स फेस्ड, सामना करना। अ गेल्स मीन्स वेरी हाई एंड ह्यूज वेव्स, जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, दे आर कॉल्ड गेल्स। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड शक्तिशाली, लंबी, बड़ी, भयानक लहरों का सामना किया। दे फेस्ड अट्रोसियस वेदर, हाई एंड रोरिंग वेव्स सिंस दे लेफ्ट केप टाउन। जब उन्होंने केप टाउन, जो अफ्रीका का शहर है, वहाँ से जब वो निकले तो उसके बाद से उन्होंने बहुत ही बुरे मौसम का सामना करना शुरू कर दिया। अट्रोसियस माने होता है वेरी बैड, वेदर मीन्स मौसम। रोरिंग वेव्स सिंस दे लेफ्ट केप टाउन, वेव्स जो थी, लहरें जो थी, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। देयर इज़ अ शिफ्ट इन द नरेशन फ्रॉम चीयरफुल टू इंटेंस। स्टार्टिंग जो बहुत चेयरफुल हुई थी, प्रसन्नता से भरी हुई थी, आराम जो कि बहुत ही चेयरफुल था, प्रसन्नतापूर्ण था, वो धीरे धीरे इंटेंस होता चला गया, गंभीर होता चला गया। द फेरोशियस वेव्स ऑलमोस्ट कैप्साइज्ड द शिप, इंजर्ड द नैरेटर्स फैमिली मेम्बर्स। जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो बहुत ही ज़्यादा फरोशियस, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग, डरावनी, फ्राइटनिंग हो गई थी। भयानक लहरें थी, बहुत ऊंची ऊंची उनकी हाइट थी, उनकी लंबाई, ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। उनके जो मेन मास्ट था, 15-15 मीटर ऊंची उनकी लहरें थी। उन्होंने तो लगभग जो है उनके शिप को डुबा ही दिया था। कैप्साइज्ड माने डूबना। नैरेटर की जो फैमिली के मेंबर्स थे, उनके जो बच्चे थे, जो बेटी थी, वो इंजर्ड हो गई थी। उसकी आँखों में चोट लग गई थी, उसके माथा जो था वो सूज गया था। एंड थ्रू हिम ओवरबोर्ड, और जिसने लेखक को भी, जो नैरेटर है, उसको भी ऊपर जहाज में फेंक दिया था। वॉयजर्स शोड ट्रेमेंडस फाइटिंग स्पिरिट एंड डिफीटेड डेथ। इन सब के बावजूद भी ये जो इस शिप के यात्री थे, उन्होंने अत्यधिक साहस का परिचय दिया, अपनी फाइटिंग स्पिरिट का परिचय दिया। यानी वो इस लहरों से लड़ते चले गए और रुके नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। एंड डिफीटेड डेथ, और अंत में जाकर के उन्होंने मौत को भी हरा दिया। दैट वॉज द सेकेंड सेक्शन। नाउ द थर्ड सेक्शन, विक्ट्री ऑफ करेज एंड ऑप्टिमिज्म।
इस तरह से संघर्ष करते करते अंत में उनकी जीत हुई, और ये जीत थी साहस की, ये जीत थी आशावाद की। सो द थर्ड सेक्शन नेम्ड विक्ट्री माने जीत, विक्ट्री ऑफ करेज एंड ऑप्टिमिज्म, आशावाद और साहस की जीत। इवेंचुअली आफ्टर डेज ऑफ ट्राइंग एंड फेलिंग everyone lost hope and were waiting for their death. अंत में जाकर के हमने देखा कि बहुत दिनों के कोशिश के बाद, असफलता के बाद हर व्यक्ति ने जो है होप जो है, उम्मीद जो है खो दी, और वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। द चिल्ड्रन प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट, जो पेरेंट्स थे उनको लग रहा था हमारी डेथ निकट है, एंड दे वर रेडी टू फेस इट, और वो लोग इसका सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। बट दिस ऑल्सो शोज द डेयरिंग स्पिरिट, ये भी उनके साहस को दिखाता है। जबकि जो बच्चे थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत मॉरल सपोर्ट दिया, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे दोनों, सुजेन एंड जोनाथन। द नैरेटर एंड ही कंटिन्यूज विद हिज एफर्ट, तो उन्होंने इस समय जो टाइटल है जो चैप्टर का, इसी समय उनके बेटे ने ये बोला था कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ हैं, यानी कि मौत हमको नहीं डरा सकती है, नहीं हरा सकती है, हमको दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब साथ हैं। तो अपने बेटे की इस बात को सुन कर के जो राइटर है, जो नैरेटर है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और फिर से वो पूरी अपने कोशिश के साथ, पूरे अपने एफर्ट्स के साथ, अपने प्रयत्नों के साथ, हिम्मत के साथ अपने काम में लग जाते हैं। यानी जो भी वो अपना कर सकते थे बचने के लिए, वो पूरा का पूरा कोशिश वो करते हैं। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 वे वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म, एंड बाय इवनिंग दे साइटेड एम्स्टर्डम आइलैंड। और सुबह के समय 6 जनवरी को जो वेव वॉकर है वो तूफान से बाहर निकल जाती है, और शाम होते होते तक वो लोग एम्स्टर्डम आइलैंड, जो एम्स्टर्डम नाम का जो द्वीप था, जो टापू था, उसको वो देखते हैं, यानी वो उनको दिखाई देता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ एम्स्टर्डम आइलैंड, एंड द फुल नेम इज आइल एम्स्टर्डम आइलैंड, लाइफ सेवर, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। उन्होंने इस आइलैंड को, इस टापू को, इस द्वीप को कहा कि ये पूरे विश्व का सबसे सुंदर आइलैंड है, सबसे खूबसूरत द्वीप है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? शायद उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि दिस आइलैंड प्रूव अ लाइफ सेवर फॉर देम, क्योंकि ये जो आइलैंड था ये उन लोगों के लिए जीवन रक्षक बनकर के सामने आया। इस आइलैंड ने उनकी जान बचाई, यहाँ पर पहुँचने के बाद ही वो जिंदा बच सके। सो इट इज कॉल्ड लाइफ सेवर, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस इज टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन, जो 3 सेक्शन थे, ये फर्स्ट सेक्शन प्लेजेंट एंड पीसफुल बिगिनिंग, सेकंड सेक्शन एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स, एंड द थर्ड सेक्शन विक्ट्री ऑफ करेज एंड ऑप्टिमिज्म। ये तीनों सेक्शन मिलकर के इस पार्ट का समरी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चंस का आंसर भी है और पार्ट की समरी भी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इस समरी में आपको मिल जाते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तीनों सेक्शन वाले, तो इसमें आपको चैप्टर की समरी भी मिलती है, उसका बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी उसमें छिपे हुए हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर? जब परिवार के सदस्य तूफान का सामना कर रहे थे, तो उस समय बच्चों के और बड़ों के रिएक्शन में, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया, यानी जब तूफान आया तो बच्चों ने कैसा महसूस किया और बड़ों ने कैसा महसूस किया, उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हो, क्या अंतर आपको दिखाई देता है? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। There was not much difference between the reaction of the adults and the children when faced with danger. Both showed courage and presence of mind. दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया।
किस सेंस में बोल रहे हैं हम ये? क्योंकि दोनों के दोनों ने बहुत ही साहस के साथ और बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए इस तूफान का सामना किया था. द एडल्ट्स डिस्पाइट फीलिंग द स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस गियर्ड देमसेल्व्स अप टू फाइट द डेंजर. जो एडल्ट थे, जो बड़े थे, यानी फादर एंड मदर जो थे, डिस्पाइट फीलिंग द स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति की जो स्ट्रेस था, जो उसका दबाव था, जो तनाव था, उसको महसूस करते हुए भी अपने आप को डेंजर था, जो खतरा था, उससे लड़ने के लिए भी तैयार करते रहे. दे एक्टेड विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य किया. हैरी और लैरी विजल ने भी बहुत मेहनत के साथ ये सब काम किया. गॉर्डन कुक की जो वाइफ थी मेरी, उन्होंने भी एक समय ऐसा आया कि जब कैप्टन कुक जो थे वो जहाज के टूटे फूटे हिस्से को देखने के लिए मरम्मत करने गए, तो उनकी वाइफ ने ही स्टीयरिंग संभाला था. वहाँ पर जो भी रिसोर्स, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, उनको उपलब्ध थी, शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सबका उपयोग किया. जैसे कि मोटा कैनवास लेकर के वो आए गैपिंग होल को भरने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने कैनवास को फैलाया. हैमर उनके पास था ठोकने के लिए, कपड़ा उनके पास था. एंड द मेंबर्स ऑन द बोर्ड, जितने भी बोर्ड के मेंबर्स थे, सबने पूरे साहस का परिचय दिया. However, children showed a more positive frame of mind. जबकि बच्चे जो थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रवैया उनका दिखाई दिया. रेयर करेज बाय नॉट बॉदरिंग द एडल्ट्स विद देयर इंजरीज. कैसे कह सकते हैं हम? बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा करेज दिखाया, पॉजिटिव फ्रेमवर्क दिखाया माइंड का, क्योंकि बच्चे जो थे दोनों के दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, दोनों को भयानक चोट लगती है. जो उनकी बेटी थी उसके सिर और आँख में बहुत बड़ा सा बम्प हो जाता है, बहुत दर्द उसको होता है, बेटे को भी चोट लगती है. लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सब के बारे में बता करके उनको परेशान नहीं किया, बल्कि अपना एक अलग ही सह करके अपना एक साहस का परिचय उनको दिया. द इम्पीटस गिवन टू द कैप्टन वॉज फ्रॉम हिज सन हु सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई as long as they were together. The impetus means force और energy. तो जब उनके बेटे ने कहा था कि हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब साथ हैं, तो उनका ये सेंटेंस था, उसने कैप्टन को एनर्जी से भर दिया. इट फिल्ड विद एनर्जी एंड कैप्टन जो है फिर से एक री एनर्जाइज होकर के पूरी एनर्जी के साथ अपने काम में लग गए. यानी शिप में जो भी शिप को बचाने के अपने एफर्ट में वो लग गए, क्योंकि उनके छोटे से बेटे के ये शब्द उनको बहुत ज़्यादा वो उससे इंस्पायर हुए. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडल्ट और बच्चों में के एटीट्यूड में ज़्यादा अंतर तो नहीं था, फिर भी जो बच्चे थे अपनी एज के अनुसार वो काफ़ी समझदार थे. उन्होंने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया और अपने दर्द से अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं किया. दे अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड कोऑपरेटेड विद देयर पेरेंट्स. एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है. हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म? जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमको इसका मैसेज क्या मिलता है कि जो ऑप्टिमिज्म होता है, जो आशावाद होता है, वो कभी भी आपको हारने नहीं देता, कभी भी आपको झुकने नहीं देता, पीछे नहीं हटाता है. तो ये जो उनकी सिचुएशन थी, द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट माने भयानक, स्ट्रेस माने टेंशन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ऑप्टिमिज्म इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरकम डिफिकल्टीज. ऑप्टिमिज्म जो होता है, आशावाद जो है, वो एक प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो कि हमें हमारी कठिनाइयों में, हमारी परेशानियों में जीतने में मदद करती है. द स्टोरी डिस्प्लेज करेज एंड ऑप्टिमिज्म. ये जो कहानी है वो साहस और आशावादिता को बताती है, दर्शाती है. थ्रू आउट द ordeal everybody maintains their calm and help each other the best way possible. पूरी कहानी में, पूरे इस संघर्ष में, पूरी इस अग्नि परीक्षा में
इस परिवार का एक एक सदस्य जो है अपने काम को, अपने पेशेंस को बनाए रखता है, धैर्य को बनाए रखता है, एंड हेल्प ईच अदर द बेस्ट वे पॉसिबल, और हर संभव तरीके से एक दूसरे की हेल्प करता है। द क्रू मैन लैरी एंड हर्ब वर्क चेयरफुली, और जो क्रू मैन थे, जो कर्मी दल थे, लैरी एंड हर्ब जो थे, वो बड़े ही खुशी खुशी पूरा काम करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स शोज दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये एक आशावादिता की कहानी है, ये एक ऑप्टिमिज्म की कहानी है। किस तरह से ऑप्टिमिज्म जो होता है वो आपको गंभीर से गंभीर तनाव की स्थिति में भी हेल्प करता है उस परिस्थिति से बाहर निकलने में। मेरी ब्रेवली स्टीयर्स द व्हील ऑफ द शिप व्हेन द नैरेटर अटेंड द स्मैश्ड डेक। तो ये जो सिचुएशन हुई थी, इसमें किस तरह से उन लोगों ने अपने अपने हेल्प की थी। टू एक्सप्लेन द आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये सब लिखना चाहिए। जब नैरेटर टूटे हुए डेक को ठीक करने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से बहुत ही बहादुरी से जो मेरी उसकी वाइफ है वो पूरे शिप के जो स्टीयरिंग व्हील है उसको संभालती है। जॉन जो है उनके बेटा अनाउंसेस दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड टू डाई। उसी समय उनका बेटा जॉन ये घोषणा करता है कि यदि हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं, यानी मौत हमको डरा नहीं सकती है। तो ये सेंटेंस भी जो है वो उसके फादर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, जिसको सुन करके उसके फादर जो है उसके बाद और हिम्मत से पूरा काम में, पूरे जोश के साथ फिर से काम करने में जुट जाते हैं। Sue makes a funny card to make her parents laugh। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जो बेटी होती है वो अपना कैरिकेचर, अपने कार्टून से कार्ड बना करके अपने पेरेंट्स को दिखाती है और उनको हंसाने की कोशिश करती है। Thus we see that all smile at adversity and are optimistic to meet the challenge bravely। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं वो अपनी एडवर्सिटी में, अपनी विपरीत परिस्थिति में भी आशान्वित रहते हैं, अपने को निराश नहीं होने देते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ अपनी इस चुनौती का सामना करते हैं। सो वी कैन से दैट ऑप्टिमिज्म वॉज द की टू देयर सर्वाइवल। आशावाद जो है वो उनके जीवन के संघर्ष को जीतने में उनकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोग इस तरह के जोखिम भरे कामों में इन्वॉल्व क्यों होते हैं। ऐसे जोखिम भरे काम जिसमें आपके मृत्यु की भी संभावना रहती है, तो ये जानते हुए भी लोग ऐसे कार्य क्यों करते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज the spirit to experience unique elements of nature, undaunted passion, and willingness to accept challenges drive people to take up adventurous expeditions। प्रकृति के कुछ यूनिक एलिमेंट्स को, जो अनोखे अद्भुत चीज़ें होती है प्रकृति में, उनका अनुभव लेने के लिए, और उनका जो अनडॉन्टेड पैशन होता है, जो निडरता होती है, जो निर्भीकता होती है, जिसका जुनून जो, और चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की जो इच्छा शक्ति होती है, इच्छा होती है, ये सारी बातें मिलकर के लोगों को इस तरह के साहसिक अभियान करने के लिए प्रेरित करती हैं। द पीपल हु इन्वॉल्व देमसेल्व इन सच एक्टिविटीज आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन दैम। जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इन एक्सपेडिशंस में, इन अभियानों में होने वाले रिस्क या अभियानों में होने वाले जोखिम के प्रति पूरी तरह से सचेत रहते हैं, पूरी तरह से भिज्ञ रहते हैं। मतलब पूरी तरह से उनको ये पता रहता है कि इसमें भाग लेकर के मेरी जान को खतरा है, जान का जोखिम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जानते हुए भी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनकी जान को खतरा है, लोग इसमें भाग लेते हैं। बट ड्यू टू देयर पैशन एंड एंथुजियाज्म टू डू समथिंग यूनिक एंड थ्रिलिंग, दे विलिंगली एक्सेप्ट दीज चैलेंजेस। लेकिन अपने इस पैशन और उत्साह, अपने इस जुनून और उत्साह के कारण ये लोग कुछ अनोखा, कुछ रोमांचक करना चाहते हैं और बड़ी ही इच्छा के साथ
इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं। Here you can see some breathtaking images of this type of adventurous expeditions. इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी लोग अपने पैशन के कारण, अपने जुनून के कारण, प्रकृति को एक्सप्लोर करने के कारण, उसके अनोखे और अद्भुत चीज़ों को जानने के लिए इन चीज़ों में वो लोग भाग लेते हैं। Next question is, what lesson do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? अब ये जो challenges होते हैं, ये जो situation होती है चुनौतीपूर्ण, hazardous means risky, जोखिम भरी, ये जो जोखिम भरे जो अनुभव होते हैं, experiences होते हैं, जिसमें कि हम अपने डेथ का अनुभव करते हैं, ये हमको क्या सिखाते हैं, कौन सा सबक हम इनसे सीखते हैं? आइए देख लेते हैं इसका आंसर। सच हैजर्डस सिचुएशंस ब्रिंग आउट बेस्ट इन अस। इस प्रकार की जो रिस्की सिचुएशंस होती हैं, जोखिम भरी स्थितियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर का बेस्ट निकाल देती हैं, हमारे अंदर जो भी हमारी विशेषता है उसको बाहर निकालती हैं। द स्टोरी टीचेज अस नेवर टू गिव अप। ये कहानी हमको सुनाती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है। वी लर्न दैट विद होप, करेज, डिटर्मिनेशन एंड फर्म बिलीफ वी कैन विन एनी बैटल ऑफ लाइफ। की आशा के साथ, आशा से, करेज, साहस से, डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति से, एंड फर्म बिलीव और पूर्ण विश्वास के साथ वी कैन विन एनी बैटल ऑफ लाइफ। हम जीवन के किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। वी शुड सपोर्ट एंड स्टैंड बाय वन अनदर एट द क्रूशियल टाइम्स। कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेवर लूज होप इन एडवर्सिटी। और कभी भी एडवर्सिटी, कभी भी विपरीत परिस्थिति आए तो हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ऑलवेज हेल्प इन ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड यानी आशावादी दृष्टिकोण और ग्रुप में कार्य करने का जो महत्व है, वो हमेशा हमको हमारे जीवन की चुनौतियों को जीतने में, चुनौतियों से पार उतरने में हेल्प करता है। तो टीम वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड कैन टर्न अ स्टॉर्म इनटू अ स्प्रिंकल। एंड नाउ दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। Keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you once again.